बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। टुडे विद मियां हबीब में खुश आमदीद। नाज़रीन, मंशियात का मसला दिन ब दिन खतरनाक सूरत हाल इख्तियार करता जा रहा है। इसके तदारक के लिए बहुत से कानून नाफज करने वाले अदारे भरपूर तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद सप्लाई को रोकने के साथ साथ डिमांड में भी इजाफा देखने में आ रहा है। इस वक्त मंशियात के तदारक के लिए हजारों लोगों को पकड़कर जेलों में बंद कर दिया गया है। टनों के हिसाब से ड्रग्स पकड़ी गई हैं, लेकिन यह मसला हल होने की तरफ नहीं जा रहा। हमारे मुल्क के सियासी माशी हालात का भी मनशियात के इस्तेमाल के साथ गहरा तल्लुक है। मनशियात का इस्तेमाल फैशन के साथ साथ अपर क्लास के बच्चों में बढ़ रहा है। बड़े शहरों के पोश इलाकों में खुफिया पार्टियां, फार्म हाउसेज में होने वाली तकरीबात पर किसी की तवज्जो नहीं है। पहले सोशल मीडिया में ऐसी पार्टियों का कोई तज़किरा नहीं होता था। अब ऐसे वीडियो क्लिप भी देखने को मिलते हैं जहां पार्टियों के दावतनामे भी आसानी से मिल जाते हैं और डांस व नशा का इस्तेमाल भी जो है वो देखा जा सकता है। मनशियात का इस्तेमाल माशरे का सुलगता हुआ मसला है। आज हम इस माशरती इशूज पर गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जुल्फ़कार हुसैन, कंसल्टेंट हैं इंसदादे मनशियात मुहिम के। डॉक्टर इमरान बलोच साहब हैं, ट्रीटमेंट एक्सपर्ट हैं मनशियात के। इसके अलावा फरूक बंगई साहब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। प्रोग्राम का आगाज करते हैं सैयद जुल्फ़कार हुसैन साहब से। जी अस्सलाम वालेकुम शाह जी। जी वालेकुम सलाम। शाह जी, चूंकि आपने एक जिंदगी का लंबा अरसा गुजार दिया है इंसदादे मनशियात की मुहिम चलाते हुए, हमने आपको 1988 में भी देखा था कि आप जब हमने सहाफत का आगाज किया तो आप उस वक्त भी इसी तगोदो में थे और आज भी बरसरे पिकार हैं, एक जंग लड़ रहे हैं। लेकिन ये तो बजाय मामला कंट्रोल होने के मजीद बढ़ता जा रहा है और सबसे खौफनाक काम यह, पहले एक खास किस्म का तबका जो है वो नशा करता था, अब तो ये फैशन बन गया है। क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मियां साहब। वाकई आपने जिंदगी के बड़े साल इस फील्ड में इस काम करने के लिए मीडिया के हवाले से आपने हमारा साथ दिया। आप जहां भी रहे हैं, जिस जगह पे भी गए हैं, मेरे पास अल्फाज नहीं है, क्योंकि आप ही की बदौलत आगे बढ़ने का मौका मिला। और दूसरी बात जो आपने कही कि इतने सालों से आप काम कर रहे हैं, मुझे याद है जब 84 में काम का आगाज किया शहर लाहौर में, और कई साल लोग तो, मुझे खासकर बड़े बड़े लोग भी पागल ही कहते यार हमारे मुल्क में कोई ड्रग्स है, हमारे मुल्क में कोई है नशा जो आप इतना शोर डालते हैं। उस वक्त भी बहुत ज्यादा नशा था और आज भी बहुत ज्यादा नशा है। आबादी का जो फ्लो बड़ी तेजी के साथ हमारे मुल्क में बढ़ा है और इस वक्त हम तकरीबन 24 करोड़ से जायद लोग इस पाकिस्तान में रह रहे हैं। और सूबा पंजाब एक बड़ा सूबा है 12 करोड़ की आबादी का, और उसके बाद उसका बड़ा जो शहर है हमारा लाहौर, जो पाकिस्तान का दिल है, जिंदा दिलाने लाहौर का शहर है। यहाँ में जो ड्रग्स का या पाकिस्तान के दूसरे शहरों में आपने जो अभी स्टार्ट में जिस चीजों का जिक्र किया है बहुत ही भयानक है, खतरनाक है। इसलिए कि देखिए, बात को बार बार दोहराना जरूरी है। हम बार बार इस चीज को जब रिपीट करते हैं तो इससे बहुत सी चीजें निकलती हैं। जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा कि आज से 1 साल पहले या 6 महीने पहले सोशल मीडिया पे ऐसी कोई डांस पार्टी यूथ की, मेल एंड फीमेल की नजर नहीं आती थी। आप जब भी अब कोई भी सोशल मीडिया ओपन करते हैं तो पहले आपको नाच, डांस, गाना, मस्ती नजर आती है। अब मुझे नहीं ये समझ आती कि जो लोग माशरे को ठीक करना चाहते हैं, मेरे अलावा जो रियासत एक ना माँ होती है। मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि माँ रोड की सड़कों पे जब मैं सोशल एक्टिविटीज या दूसरी एक्टिविटीज में हिस्सा लेता था तो जुलूस निकलते थे तो वहां लोग तकरीर करते थे रियासत माँ का किरदार था। तो मैं सोचता था कि माँ तो वो होती है जो अपने बच्चों को पैदा करती है, बच्चों को परवरिश करती है। बाद में जब ख्याल आया, आहिस्ता आहिस्ता बड़े लोगों की महफिलों में बैठने का इत्तेफाक हुआ और आगे बढ़ने का, तो ये पता चला कि रियासत जो है वो माँ वो है जो इस मुल्क को, निजाम और सिस्टम को चलाती है जी। तो अब आप देखें, आपको हर चीज का पता है, कौन बंदा रात को किसके साथ फोन में बात करता है, कौन क्या खाता है, कौन क्या पीता है, सब अदारों को पता है, क्योंकि मेरा भी कोऑर्डिनेशन नेटवर्किंग हर एक के साथ है।
لیکن یہ جو ابھی ایک نیا طوفان آ رہا ہے اور جس کو روکنے کے لیے کوئی بھی اپنا سر درد یا پین نہیں لے رہا، وہ آپ کو لینی چاہیے. ابھی میاں صاحب ہم ابھی جو مختلف ڈرگس کی بات کریں گے، لیکن میں پہلے ایک چیز کا اضافہ کرنا بتا دینا چاہتا ہوں آپ کو پروگرام کی وساطت سے. 2028 جو ہے نا ہمارے لیے کرٹیکل سال ہوگا پاکستانی یوتھ کے لیے. اچھا، ہماری نوجوان نسل ڈائیورشن پہ جا رہی ہے، ڈرگس پہ بھی. یعنی آپ فارماسیوٹیکل ڈرگس کی طرف آ رہے ہیں. آپ ہمارا نوجوان جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، ایک اس پہ پریشر ہے ایجوکیشن کا، یونیورسٹی کا دباؤ ہے، فیملی کا دباؤ ہے، ماں اور باپ کا وہ پریشر ہے، پھر ان امپلائمنٹ، بے روزگاری، ملک کے سیاسی حالات آپ کے سامنے ہے، ہر وقت ہماری نیبرز کنٹری کی جو صورتحال ہے. میں ایک بات اور ایڈ کر دوں، میں اکثر کہتا ہوں کہ جب ملک کے سیاسی حالات خراب ہوں گے نا، اس وقت ڈرگ کی سپلائی میں اضافہ ہوتا ہے. جب ملک کے معاشی حالات خراب ہوتے ہیں اس وقت ڈرگ کے استعمال میں اضافہ ہوتا ہے. تو یہ چیزیں سامنے ہیں. اور جو ڈائیورشن ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ نوجوان فارماسیوٹیکل کی طرف، وہ ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے، 3000 روپیہ دیتا ہے ڈاکٹر کو فیس چیک اپ کرانے کے لیے، یا 4000 ڈاکٹر صاحب کو کہتا ہے ڈاکٹر صاحب میرا سر درد ہو رہا ہے، میرا یہ پٹھے میں مجھے بڑے درد ہے. ڈاکٹر صاحب اس کو نا 0.2 0.5 کا ایک لمبا نسخہ بنا دیتے ہیں، اور ساتھ ہی وہ ایڈ کرتا ہے ڈاکٹر صاحب یہ ایک میرے مسکولر پین بھی ہے، اس کی بھی یہ کیپسول لکھ دے. اب ڈاکٹر صاحب نے ظاہری بات فیس لی ہوتی ہے، ڈاکٹر صاحب اس سے کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ 1 مہینے کے لیے آپ اس کو استعمال کریں. میں ٹیبلٹ کے نام اس لیے نہیں بتا رہا کہ بچے اور خرید لیتے ہیں. وہ صاحب حیران کن بات یہ ہے جو میرے لیے بھی چنبے کی بات ہے، وہ نسخہ لے کے لاہور، پنجاب کے بڑے شہروں میں، پاکستان کے بڑے شہروں میں بڑے بڑے میڈیکل سٹور پہ چلا جاتا ہے. ایک دن میں وہ 50 میڈیکل سٹور پہ جا کے اس کے پاس پیسے، وہ 3 سے 4 مہینے کی ڈرگز لے لیتے ہیں. اب آپ بلیو کریں، آپ تو آئس کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کوکین کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں جی ہیروئن نہ آئے ہمارے ملک میں، آپ کہتے ہیں گٹکے کو بند کر. بھائی یہ دیکھیں، یہ جو نیا ایک سلاب آ رہا ہے فارماسیوٹیکل کا، آپ کو اس پہ غور کرنا ہے. اور جو بچے اپر کلاس کے بچے جو ہے گھر کے اندر نشہ کرتے ہیں، اور جو غریب کا بچہ ہے وہ سڑک پہ نشہ کرتا ہے. اب آپ نے دیکھ لیا کہ یہ وبا جو ہے اب اپر کلاس کے لوگوں کو ہٹ کر رہی ہے. ڈرگ جو ہے، میں اکثر ایک بات کہتا ہوں، بار بار وہ میں دہراتا ہوں بات، کہ ڈرگ جو کوئی کسی کا گھر نہیں دیکھتی، یہ کسی سیاستدان کا گھر ہے، یہ کسی مولوی کا گھر ہے، یہ کسی بیوروکریٹ کا گھر ہے، یا کسی وردی والے کا گھر ہے، کوئی تفریق نہیں ہے، نہ بڑے کی نہ چھوٹے. جس گھر میں داخل ہو جاتی ہے نا، خدا کی قسم بالکل وہ تو اس گھر سے پوچھے، وہ خاندان تباہ ہو جاتا ہے اور پورا معاشرہ پھر جو ہے وہ اس کی سزا بھگتتا ہے. جی ڈاکٹر عمران بلوچ صاحب، چونکہ آپ ٹریٹمنٹ کرتے ہیں ایسے لوگوں کی جو منشیات کا استعمال کرتے ہیں، تو کیا ایک تو یہ بتائیے گا کہ کیا اس سے واپسی ممکن ہے نشے سے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو ایک دفعہ کوکین، ہیروئن اور اس قسم کے نشے پر لگ جاتا ہے اس کی واپسی ممکن نہیں ہوتی. تو کیا ایسا ٹریٹمنٹ ہے کہ ان کی واپسی ممکن ہو سکتی؟ فرسٹ آف آل میاں صاحب تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. جی بالکل اس کی پاسبلٹیز تو ہیں، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک کمپریہنسو پروسیس کی طرف جانا ہوتا ہے. یعنی کہ کسی بھی اچھے ریہیبلیٹیشن سینٹر سے جب آپ ایک مکمل ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں، یہ جو ایڈکشن ہے اس کو بیسیکلی بایو سائیکو سوشل اینڈ اسپرچل ماڈل کہا گیا ہے. اور یہ ایسا ماڈل ہے، کوئی بھی شخص اس کے انفلوئنس میں جب آتا ہے اور جو پھر اس کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے، پھر وہ بایولوجیکلی، سائیکولوجیکلی، سوشلی اینڈ اسپرچلی وہ ڈیمیج ہوتا ہے. اور جب وہ اتنے زیادہ پرابلمس کو فیس کر رہا ہوتا ہے تو پھر اس میں کم چانس ہوتے ہیں کہ وہ گھر میں رہ کے یا اس کو کسی بھی آپ تفریح کے لیے کسی مقام پہ بھیج دیں، وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا. بایولوجیکلی جو سمجھنے والا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ ایڈکشن ایک سائیکولوجیکل ڈیزیز ہے، نفسیات کی بیماری ہے، اور بیماریاں ہمیشہ وایا پروفیشنل ہیلپ ٹھیک ہوتی ہیں. ہمارے ہاں بہت سے پیرنٹس اس بات کا ویٹ کرتے رہتے ہیں کہ اچھا ہمارا، پہلی بات تو ہے جو شاہ صاحب بات کر رہے تھے نا، اگر میں اس کو ریپیٹ کروں کہ بچوں کے پاس اتنی ہیوی کوانٹٹی میں ڈرگز ان کے اپنے رومز کے اندر پڑی ہوتی ہے، والدین کو بھی نہیں آئیڈیا ہوتا، اور وہ اسی اسٹگما میں رہتے ہیں اچھا یہ باہر تو نہیں جاتا، اس کے ساتھ کوئی دوست ملنے کے لیے نہیں آتے. کبھی بھی پیرنٹس، بہت کم پیرنٹس ہیں جو ان کے روم کو جا کے چیک ان بیلنس رکھیں یا روم کے اندر جا کے دیکھیں کہ کون آ رہا ہے، یہ باہر گیا اور کیا لے کے آیا ہے، اور ان کے پاس روم کے اندر ہی وہ ساری چیزیں میسر ہوتی ہیں اور وہاں سے لیتے رہتے ہیں.
اب آتے ہیں ہم آپ کے سوال کی طرف کہ اس کا علاج ممکن ہے. یس, اس کا علاج ممکن ہے, لیکن جو نشہ کرنے والا فرد ہوتا ہے وہ کبھی بھی علاج کی طرف آتا نہیں ہے, بیکوز جب ایڈکشن آپ کے برین میں کیمیکل امبیلنس کرتی ہے تو وہ آپ کی سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت ہے اس کو وہ متاثر کر دیتی ہے. جی, اگر میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی باڈی کے اندر کہیں پہ بھی کوئی پرابلم ہو تو آپ کا برین فیصلہ کرتا ہے آئی ہیو ٹو نیڈ پروفیشنل ہیلپ. اور ایڈکشن ایک ایسی بیماری ہے جو نشہ کرنے والا جو فرد ہے اس کو فیصلہ نہیں کرنے دیتی. وہ سمجھتا ہے سوسائٹی کے اندر کہ میں سب سے زیادہ ٹھیک ہوں, اسے لگتا ہے کہ میرے جتنا کوئی انٹیلیجنٹ آدمی نہیں ہے, اسے لگتا ہے کہ یہ جو اتنے بڑے مسائل ہیں یہ میں یوں ہی کوئی اس طرح سے جمپ کروں گا اور ان کو ریکور کر لوں گا, اور پھر وہ ریکوری ہوتی نہیں ہے, جس کی وجہ سے جو آپ بھی ابھی بتا رہے تھے کہ خاندان سفر کرتے ہیں, اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ میں ذوالفقار شاہ صاحب کو دیکھتا ہوں کہ وہ ایوری ڈے ملٹیپل ٹی وی چینلز کے اوپر اویئرنیس بتا رہے ہوتے ہیں کہ اگر آپ کا کوئی پیارا اس دلدل میں پھنس گیا ہے تو اس کو نکالنے کا طریقہ کار بھی یہ ہے کہ آپ ان سے کاؤنسلنگ لے سکتے ہیں, ریہیبلیٹیشن سینٹر کی طرف رجوع کر سکتے ہیں, بٹ پیرنٹس ڈینائل فیز میں ہوتے ہیں, وہ انڈرسٹینڈنگ کی طرف نہیں آتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اس طرف دوبارہ آتے ہیں ریہیبلیٹیشن کی طرف, لیکن ایک بہت بڑا سوالیہ نشان بھی ان ریہیبلیٹیشن سینٹرز پر لگتا ہے کہ یہاں منشیات کا علاج منشیات سے کیا جاتا ہے, کہ اس میں کس حد تک طاقت ہے؟ اچھا, اس میں کوئی یہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک متھ ہے, اور جس طرح سے کچھ لوگ ہوتے بھی ہیں اس طرح سے جو نان پروفیشنل ہوتے ہیں, جہاں پروفیشنلز کی ٹیم نہیں ہوتی. آپ نے جہاں بھی اپنے پیارے کو جس ریہیبلیٹیشن سینٹر میں علاج میں لے کے جانا ہے تو آپ نے سب سے پہلے دیکھنا ہے کہ وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن سے رجسٹرڈ ہے, کیا وہاں پہ سائیکیٹرسٹ, ڈاکٹرز اور کلینکل سائیکولوجسٹ کی کتنی ٹیم ہے, اور وہ جو ریہیب سینٹر ہے وہ کتنے ایریا کے اندر بنا ہوا ہے. آپ جب بھی اپنے پیارے کو کسی بھی ریہیبلیٹیشن سینٹر کے اوپر لے کے جائیں تو آپ کا پہلا حق ہے وہاں کے آپ سائیکیٹرسٹ سے ملیں, ڈاکٹر سے ملیں, اور پھر فزیکلی اندر جا کے وزٹ کریں کہ آپ کے لو ون کو جہاں اس نے رہنا ہے, جہاں اس کو ٹریٹمنٹ ملنا ہے, اندر جو لوگ اس کو ڈیل کر رہے ہیں وہ کتنے پروفیشنل ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. فاروق بنگش صاحب, چونکہ آپ بھی کسی زمانے میں منشیات پہ کام کر چکے ہیں اور معاملات چلتے ہیں, پہلے تو کہا جاتا تھا کہ یہ مخصوص علاقوں سے جو ہے وہ سپلائی ہوتی ہے, اور خاص کر کے خیبر پختونخوا کو ہمیشہ سے ٹارگٹ کیا جاتا رہا ہے کہ جی یہ وہاں سے سارا کچھ یہ چین چلتی ہے. لیکن اب تو ہماری اطلاع کے مطابق لوگوں نے گھروں میں لیبارٹریز بنا رکھی ہیں جہاں جو ہے وہ منشیات تخلیق کی جاتی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب بات یہ ہے, اصل میں آپ کو بتاؤں اس وقت ملک کو دہشت گردی اور اس کے علاوہ معاشی مشکلات, سیاسی کشیدگی کے علاوہ جو ہے نا کافی جنگوں کا سامنا ہے, لیکن ایک خاموش جنگ ہے جس کا نام منشیات ہے. یہ لعنت جو بڑھتی جا رہی خاموش جنگ ہے جس پہ طرف ہم توجہ نہیں دے رہے. دیکھیں, منشیات کسی صحت کا معاملہ نہیں ہے, صرف قومی سلامتی, معیشت اور خاندانی نظام, اور اس کے علاوہ نوجوان نسل کے مستقبل کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے, ریڈ سگنل ہے, لیکن اس پہ ہم توجہ نہیں دے رہے. اچھا, دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو ڈالا ہوا ہے کس چیز پہ, کہ حکومت پہ, کہ حکومت پکڑ دکڑ کرے, یہاں سے منشیات آ رہے تھے, یہ پکڑو جی, یہ پکڑو, وہ پکڑو, بس. اور دوسری چیز ہے کہ معاشرے کا تمام سیگمنٹ جو ہے ان کا ایک کردار ہے, والدین کا بھی ہے, اسکول کالجز کا بھی ہے, سوسائٹی کا بھی ہے. ایک آدمی منشیات کی طرف کیوں آتا ہے؟ اب دیکھیے نا, ہمارے ایک زمانے میں یہاں پہ چرس کا مسئلہ تھا, اس کے بعد پھر اوپیم کا تو بڑا پرانا ہے ہمارا ٹریڈیشن سب کانٹیننٹ سے, پھر چرس کا معاملہ آ گیا, اس کے بعد ہیروئن کلچر, پھر ہیروئن, اب آپ آئس پہ آئے ہیں, کرسٹل بیت پہ. اب آپ دیکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس لیے یکدم ایک تو آپ کا اسپیشل ایک نوجوانوں کو ٹارگٹ کر رہا ہے. اس میں سب سے بڑی وجہ یہ کہ تو ہمیں ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, دیکھیں وہ یہ ہے جو سینیسر اسٹیمولیٹ ہے, وہ جس وقت ہٹ کرتے ہیں نا اس کو, تو اس میں ڈوپامین سیروٹونین وہ بڑھ جاتا ہے, اور وہ کہتا ہے کہ کھا کر اس کے بعد ڈانس شروع کر دیتا ہے, جو پارٹیوں کے آپ نے ذکر کیا شاہ صاحب نے, اور وہ کہتا ہے کہ میں تو بس سب کچھ ہوں. اس کو جو سرور ہوتا ہے مصنوعی مل جاتا ہے, اور رجحان. اس کی بڑھتی ہوئی وجہ سب سے پہلی تو یہ ہے کہ نوجوان نسل, ایک تو یہ ہے کہ یہ سوسائٹی ایسی ہے جی, والدین کی کوئی اس پہ چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے, تو وہ جہاں ایک کرتا ہے اس کے ساتھ دوسرا بھی. دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ زود اثر ہے, جلدی اثر ہو جاتا ہے, فوری طور پہ کوئک اس کی رزلٹ آ جاتے ہیں. تیسری چیز یہ ہے کہ اس پر ٹھیک محسوس نہیں کرتا ہے, اور اویلیبل ہے ایزیلی, جس طرح شاہ صاحب نے اشارہ کیا, یہ چیزیں آپ کو ایزیلی اویلیبل ہے. پھر ہمارے پاس ڈرگز آتی ہیں, مختلف قسم کی دوائیاں, جو ایک نسخہ جہاں سے مرضی. دیکھیں ہمارے ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, OTC ہوتے ہیں, کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جو آپ پرسکرپشن کے بغیر لے سکتے ہیں, ادروائز نتھنگ ایلس.
आप ईरान में चले, अफगानिस्तान तक में चले जाए, सही। जो ईरान में मैंने प्रैक्टिस देखी है, वहां पे आप डॉक्टर की लिखी हुई दवाई नहीं ले सकते, और जब आप ले उस पर स्टेप लगाता है और को कि जी ये दवाई इसने ले ली मुझसे, ले ली है। या आप नुस्खा मर्ज आप पूरी बाजार में शुरू जाओ 50 बंद से ले लो, कोई स्टेप नहीं लगाता कि दवाई मुझसे ले ली इससे, कितने दिनों की दी मैंने दे दी, इजीली ड्रग्स खरीद सकते हैं। तो एक चीज है कि ये हमें हर तमाम काम करने पड़ेंगे तभी ठीक होगा, और हमें इसको जंग समझ के लड़ना पड़ेगा। ये नहीं है कि नो टू ड्रग्स हम बिजली के बिल पे लिख दो तो बंदा आ जाएगा, ये बड़ा मुश्किल है जनाब। ठीक ठीक हाँ। ठीक जी। सैयद जुल्फकार साहब, हम देख रहे हैं कि ये जो लानत है ये रुकने का नाम नहीं ले रही, बल्कि इसकी जद में अब सनफे नाजक बहुत बड़ी तादाद में जो है वो शामिल हो गई हैं, और खास करके ये तलीमी अदारों में ये वबा बहुत ज्यादा फैल गई है। इसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? मीर साहब, और ये रुझान क्यों, सबसे पहले तो ये खवातीन में और स्टूडेंट्स में ये रुझान आया क्यों? ये सब हमारे जो एरियाज है, मैं लाहौर की मिसाल देता हूँ जी। आपको, और उसके बाद पिंडी इस्लामाबाद की, खासकर हमारे रायवंड रोड, बेदिया रोड, बरकी रोड, इन जगहों पे जहाँ फार्म हाउसेज है, फिर यूनिवर्सिटीज है, यूनिवर्सिटी के साथ साथ हॉस्टल बहुत ज्यादा है। अच्छा, अब ये कल्चर हॉस्टल में चला गया बहुत ज्यादा। अब फॉर एग्जाम्पल जो बच्ची साउथ पंजाब से पढ़ने के लिए यहाँ आई है, सारी बात अखराजात बहुत ज्यादा है, आपने मीट करने हैं, फिर यही बच्चियां जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती हैं, जो हॉस्टल में रहने वाली है, इनको कोई ना कोई दोस्त जो है ना वो ट्रैप कर लेता है। अब जो आसान जो फार्म हाउसेज में या खुफिया पार्टियां होती हैं बड़े बड़े, मसलन बाद ऐसी सोसाइटीज है बड़ी, नेबर जो साथ वाला है वो नहीं पता, सिर्फ ये है कि बाहर गाड़ियां खड़ी होती हैं, वो कोई जरूरत नहीं करता जी इस घर में क्या हो रहा है। अब वहां जो एक मेन मखसूस बंदा जो पार्टी को ऑर्गेनाइज करता है उसको डीजे बोलते हैं, निक नेम होता है, उसका काम होता है इनविटेशन डिस्ट्रीब्यूट करना, एक व्हाट्सएप ग्रुप है उस पे बताना लोगों को कि आज फलां दिन फलां जगह पे पार्टी होगी, और फिर उस पार्टी को रंगीन बनाने के लिए फिर वो करता है कि जो फार्म हाउस, सॉरी ये जो यूनिवर्सिटी की बच्चियां जो हॉस्टल में रहने वाली है ना, जो ड्रग्स नहीं भी करती, ये 10, 12, 15 वहां एज ए टोकन के तौर पर शो करने के लिए कि जो पार्टी में रंगीनी भी है। फिर सबसे बड़ा जो एक और जो मैं बात का तस्करा करना चाहता हूं कि जो इलाके का एसएचओ है ना, अल्लाह ने उसको बहुत सी इस्तेकामत और अख्तियारात भी दी है, वो बहुत बाख्तियार भी है, उसको सब पता होता है कि मेरे इलाके में आज जुआ कौन करवा रहा है, मेरे इलाके में ड्रग कौन बेच रहा है, मेरे इलाके में पान और गुटखा कौन बेच रहा है, मेरे इलाके में शराब कौन बेचता है। अब वो जो डीजे है वही सालबाज करता है थाने वाले के साथ। अब अगर एसएचओ को या हाई लेवल को नहीं पता, लेकिन जाहिर बात दूसरे तहफ़्फ़ुज़ भी लेना है, तो सर ये जब पार्टी होती है तो इन पार्टियों में ऐसे ऐसे बच्चे और बच्चियां आते हैं। अब वालिदैन पे जो बंगे साहब ने भी जिसका जिक्र किया कि वालिदैन पे बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वालिदैन को तो ये नहीं पता होता कि मेरे बच्चे के अंदर कमरे में, जिस तरह इमरान साहब ने कहा कि ड्रग्स बहुत ज्यादा है, उसको तो ये नहीं पता, वो ये समझता है कि मेरा बच्चा बाहर तो गया नहीं, लेकिन उसको ये तो मालूम होना चाहिए कि मेरा बच्चा 2 महीने की ड्रग लेके पहले ही कमरे में उसने रखी है। अगर माँ बाप ने बच्चे को बुलाना भी है तो फोन पे बात करते हैं कि भाई नीचे आ जाओ, ब्रेकफास्ट कर लो, खाना लगा है, खाना खा लो, और या यूनिवर्सिटी चले जाओ। यही हाल बच्चियों का है। मियां साहब, मैं कसम खाने के लिए तैयार हूं, अल्लाह को गवाह बनाकर जिसके कब्जा कुदरत में मेरी जान है, मुझे इतने इतने फोन आते हैं हमारी हेल्पलाइन पे। वालिद करता है कि मैं तो एक गरीब शख्स हूं, मैंने अपनी बच्ची का इलाज करवाना है, मेरी बच्ची नशा करती है, खुदा की कसम वो बेचारा क्या परेशान होगा, और मेरा अपना जिस्म कामना शुरू हो जाता है जब भाई मुझे या माँ मुझे ये फोन करती है कि हम किसी को नहीं बता सकते। तो आप बिलीव करें कि जिस घर में एक बच्ची या बच्चा जिस घर में नशा कर रहा है, आप बिलीव करें उस घर के दरो दीवार हिल जाते हैं। और ये नौजवानों में जो ट्रेंड है ना, ये ट्रेंड है, आप बच्चों को पॉकेट मनी बहुत ज्यादा दे रहे हैं। सही, पॉकेट मनी इतनी दे देते हैं कि वो सफर भी नहीं करता बच्चा। और क्योंकि एडिक्शन में एक बात याद रखनी चाहिए कि एक बच्चा ड्रग लेके आता है, एक जगह प्रोवाइड करता है, एक नए दोस्तों को लेके आता है ग्रुप की सूरत में। और जो फार्म हाउसेज में एसटीसी, एलएसडी टैबलेट, पार्टी ड्रग, पिल्स बोलते हैं जिसे, वो तकरीबन कोई 3000 की जो पाकिस्तानी है वो 2500 रुपए की, और उसके बाद 3500 रुपए की जो यूके की आती है। अब बच्चा और बच्ची
वो खाने के बाद जनाब दीवार के सामने रेड लाइट लगी, उसके सामने 5 घंटे डांस करते हैं। और जो फार्म हाउस है ना मियां साहब, वो पता है कितने घंटों के लिए बुक होता है? 12 घंटे 24 घंटों के लिए बुक होता है कि बच्चा और बच्ची जब वो ड्रग इस्तेमाल करने के बाद अपनी एनर्जी वेस्ट हो जाती है तो 4-5 घंटे के लिए कमरे में रेस्ट भी करते हैं। और मुस्तफा कमाल साहब ने तो आज बात की है ना कि HIV/AIDS का पार्टियों में रेट बढ़ गया है, रेशो बढ़ गई है। सर हम तो कई सालों से ये कह रहे हैं कि खुदा के लिए कि ये जो फार्म हाउस बड़ी बड़ी पार्टियों में, बड़े बड़े एरियाज में है, उन पे भी तवज्जो दी जाए। और जो सोशल मीडिया में ये डांस और कल्चर का एक नया क्या कहते हैं ट्रेंड बढ़ गया है, इस पे भी थोड़ा सा हमें काम करना चाहिए। नाजरीन यहाँ वक्त हुआ एक छोटे से कमर्शियल ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, थोड़ी देर बाद फिर आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हम गुफ्तगू कर रहे थे माशरे में बढ़ते हुए मनशियात के रुझान के हवाले से, और हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जुल्फ़कार हुसैन, कंसल्टेंट एंड सलाह मनशियात मुहिम के, इमरान बलोच साहब हैं, ट्रीटमेंट एक्सपर्ट हैं, और फारूक बंगई साहब सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार हैं। जी डॉक्टर इमरान बलोच साहब, ये बताइएगा हमारे नाजरीन को भी खास करके ये बहुत अहम सवाल है, मैं समझता हूँ कि ये शऊर देने की एक कोशिश है कि किस तरह वालिदैन या घर वाले ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या अलामात होती हैं जिससे ये जांचा जा सके कि उनका बच्चा या उनका अजीज जो है वो इस लत में पड़ रहा है। जी बहुत अहम सवाल है आपका मियां साहब। इसमें जो पेरेंट्स के लिए अवेयरनेस है वो ये है कि आपके घर के अंदर बड़ी एक अजीब सी बात बताने लगा हूं कि जो सबसे ज्यादा हाईली इंटेलिजेंट या हाई IQ लेवल का बच्चा है उसके मूड और मिजाज का लाजमी मसला होगा। अच्छा, यानी कि जितने भी घर में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनमें से जो पोजीशन होल्डर है या हमेशा टॉप पे आता है उसके रिस्क चांस ज्यादा है एक बैड सोसाइटी की तरफ जाने के लिए। ये साइंटिफिक बात है, क्योंकि टेक्निकली उसको अपने ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि मैं जब चाहूं जो कर सकता हूं, मैं जब चाहूं जो जहां से निकल सकता हूं। अभी चूंकि टीन एज होती है और देखा दिखाई उसके डोपामीन को चीजें बड़ी फैसिनेट कर रही होती हैं साइकोलॉजिकली। जिस घर के अंदर जिस बच्चे के मूड और मिजाज में आपको चेंज नजर आते हैं, आप हमेशा समझिएगा कि उस बच्चे की आपने ज्यादा से केयर करनी, और आप उसकी केयर करते हुए भी आपको लगता है कि आप आउट ऑफ द वे जाके चीजों को देख रहे हैं और फिर भी चीजें कंट्रोल में नहीं है, तो समझ लें कि कोई ना कोई बिगाड़ किसी जगह पे लाजमी है। और जब कोई भी बच्चा इस इन्फ्लुएंस के अंदर आ जाता है तो सबसे पहले उसकी सोचने और समझने की जो सलाहियत है, नशा उसके ऊपर असर अंदाज होता है। और जब वो असर अंदाज होता है तो वो हमेशा अपने आप को आइसोलेशन में रखना चाहता है। वो पेरेंट्स में वो देखता है कि इसमें से अनेबलर कौन है और प्रोवोक कौन है। यानी कि माँ बाप में भी आप देखें कि मुआशरे के अंदर हमारे बिगाड़ किस लेवल पे है। बाप अगर किसी जगह पे सख्ती करता है तो मदर बाप के सामने फौरी खड़ी होके बच्चे को सिमथी रहती है और कहती है कोई इशू नहीं है, मैं इसको समझा लूंगी। आज से पहले अगर कुछ साल हम पहले चले जाएं 30-40 साल पहले, तो उसकी एक वजह यह भी थी कि घर के अंदर जो घर का रोल मॉडल है, जिस बाप की सूरत में आइडियल है, उसका एक रोल होता है जो कि किसी तरह से माँ वो प्रेजेंट करती थी कि आपकी कोई भी कंप्लेन स्कूल से आई तो मैं आपके बाबा को बताऊंगी। अब सिनेरियो चेंज है। अब माँ को अगर स्कूल से या कॉलेज से या यूनिवर्सिटी से कंप्लेन आती भी है तो वो बाप से उसको छुपाती है। जिस घर के अंदर वालिद साहब का रोल कम हो जाता ना, ये मुझे लगता है ऐसा। जी। और मैं चूंकि इन बच्चों को डील कर रहा हूं, मैं आपको बताऊं कि हमारे ट्रीटमेंट सेंटर के अंदर कोई 60+ बच्चियों और बच्चे एडमिट हैं। अच्छा, एवरीवन ये इशू है कि वालिद को एक टाइम के बहुत बाद पता चला, जब पता चला तो वालदा को उससे कोई 8-9 माह पहले आइडिया था इस बात का कि हमारा बच्चा नशा करता है। हमें सबसे पहले एज अ पेरेंट सबको एक रोल के अंदर आना है, और उस रोल में हमारा अगर कोई बच्चा जिसके मूड और मिजाज में चेंज आ रहा है तो आपको फौरी प्रोफेशनल हेल्प की तरफ जाना चाहिए। सही। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बच्चा जैसे ही 18, 19, 20 साल का होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो हम कहते हैं चलें जी आप साइकियाट्रिस्ट के पास जाके खुद ही चेक करवा के आ जाओ। जो शाह साहब ने बात की ना, वो बड़ी ऑथेंटिक बात है कि वो बच्चा एक साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है, जाके उस डॉक्टर से वो मेडिसिन लिखवाता है और वो मैनिपुलेट करता है डॉक्टर को भी जाके। और जब उसको मैनिपुलेट करता है टेक्निकली वो आदमी डॉक्टर उसको मेडिसिन लिख देता है
اور پھر وہ ایک آدمی, آپ امیجن کریں کہ جو شاہ صاحب, میں بھی شاہ صاحب جب بتا رہے تھے تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ پیشنٹ ہمارے پاس ایڈمٹ ہے, شاہ صاحب کو اتنا نالج کیسے ہے, یعنی کہ ان کی ہسٹری تو ہمارے پاس ہے. وہ ایک بچہ ایک جگہ سے وہ سائیکیٹرسٹ کو چیک کرواتا ہے جوہر ٹاؤن میں, اور وہ میڈیسنز کی اس کو جو زیادہ کوانٹٹی میں جو وہ لیتا ہے, وہ جا کے سمنا آباد کا ایک علاقہ ہے, وہاں سے جا کے اس کو وہ ایک کوانٹٹی میں میڈیسن ملتی ہے. ہمیں یہ چیزیں سیکھنی ہے کہ ہمارے بچے اگر ان کے موڈ اور مزاج میں تبدیلی آ رہی ہے تو آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی طرف جانا چاہیے. لاسٹ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بڑی شاہ صاحب نے ایک اور اتھینٹک بات کی, میں نہیں کہ بات کو لے کے آگے چلتا ہوں. ہم نے ایک محاورہ سنا ہے کہ جو خواہشات ہیں وہ بادشاہوں کی بھی پوری نہیں ہوتی, اور ضروریات جو ہیں وہ فقیروں کی بھی پوری ہو جاتی ہیں. ایز اے پیرنٹس ہم آؤٹ آف دی وے جا کے بچوں کو پاکٹ منی دینا, بچوں نے بڑی بڑی گاڑیوں میں کالج یا یونیورسٹیز کے اندر جانا, ان کا اپنے جو ٹیچرز ہیں نا ان کے ساتھ ان کا برین میچ ہی نہیں کرتا. اچھا ڈاکٹر صاحب, میں اس میں اضافہ کر دوں. جی, ایک چیز جو پیرنٹس کے لیے, دیکھیں جب ہمارے پاس پیشنٹ آتے ہیں نا ہسٹری کے لیے, جب ہم ریفر کرتے ہیں ٹریٹمنٹ سینٹر میں بھی, تو پیرنٹس یا فون پہ بتاتا ہے, ماں بتاتی ہے جی میں 2 سال سے بچے کو خود پیسے دے رہی ہوں گھر کے اندر ہی نشہ کرے. تو میں نے کہا آپ نے ارلی انٹرونشن فار ٹریٹمنٹ کے لیے کیوں نہیں رجوع کیا؟ وہ کہنے لگے اس لیے ہم کرتے کہ سٹگما جو ہے نا ہماری فیملی پہ, ہم بچے اور بچی کو یہ کہتے ہیں کہ ڈرگ ڈیلر آپ کو ہمارے دروازے پہ آ کے ڈرگ دے جاتا ہے. بچہ اور بچی اندر بیٹھ کے, اب دیکھیں 2 سال 1 سال ماں اور باپ خود پیسے دیتا ہے, بہن پیسے دیتی ہے کہ جی میرا بھائی یا بہن گھر کے اندر ہی نشہ کرے, تو پھر وہ دیکھیں آپ کس طرح اس کو. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ جب کسی والدین کو پتا چل جائے کہ ان کا بچہ نشہ کر رہا ہے تو فوری طور پر اسے کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے جو شاہ صاحب نے بات کی کہ انہیں اپنا سٹگما ختم کرنا چاہیے, اس کو ایک ڈیزیز کی طور پہ لینا چاہیے. ریسرچ بھی یہی بتا رہی ہیں, سائنٹیفک ریسرچ ہے جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ ایک ڈیزیز ہے, اور بیماریاں ہمیشہ, میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ بایا پروفیشنل ہیلپ ٹھیک ہوتی ہیں. اس بیماری میں شاہ صاحب ٹھیک فرما رہے ہیں کہ بہت سے پیرنٹس کو یہ سٹگما ہوتا ہے. پہلی بات ہے وہ مانتے نہیں, مان جائے تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا تم نے باہر جا کے دوستوں میں یا گیدرنگ میں نہیں جانا, تمہارے کزن. آپ امیجن کریں کہ ایک گھر میں فیملی ممبر آئے ہوئے ہیں اور پیرنٹس جھوٹ بولتے ہیں چونکہ بچہ ڈرگز لیتا ہے, اور اس کی باڈی لینگویج, اس کے فیشل ایکسپریشن بتا رہے ہوتے ہیں, وہ اسی گھر کے ایک روم میں بچے کو رکھتے ہیں اور جھوٹ بولتے ہیں کہ وہ دوستوں کے ساتھ یا کسی پارٹی کے اندر گیا ہوا ہے یا کسی فرینڈ کے ساتھ کھانے پہ گیا ہوا ہے. پیرنٹس کو یہ بات انڈرسٹینڈ کرنی چاہیے کہ یہ ایک پروگریسو ڈیزیز ہے, یعنی کہ یہ بڑھنے والی بیماری ہے. جب آپ کا کوئی لو ون اس میں انوالو ہو گیا ہے تو وہ ود دا پیسج آف ٹائم اس ڈرگز کی کوانٹٹی کو بڑھاتا جائے گا, اس کے مسائل چینج ہوتے جائیں گے, اس کے رویے چینج ہوتے جائیں گے. ایون دیٹ کہ آپ ایوری ڈے دیکھتے ہیں اور سنتے بھی ہیں بہت سے بچے اوور ڈوز ہو گیا, یا یونیورسٹیز کے اندر یا کالجز کے اندر اور کسی بھی جگہ پہ اوور ڈوز ہوتے ہیں, گھر کے اندر بھی. پیرنٹس, وہ جو بچے اوور ڈوز ہوتے ہیں وہ ڈیڈ باڈیز میں نے دیکھی ہیں کہ سامنے پڑی ہیں, اور پیرنٹس یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اس کو کوئی ہارٹ اٹیک یا ہارٹ فیلئر ہوا ہے, حالانکہ ان کو اس بات کا آئیڈیا ہے کہ ہمارا بچہ ڈرگز کی وجہ سے خدا نہ خواستہ موت کی نظر ہو گیا ہے. تو پیرنٹس کو جو سب سے پہلے دیکھنا ہے وہ دیکھنا ہے کہ انہیں ایک اچھے اور پروفیشنل ہیلپ کی طرف جانا چاہیے. کسی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جائیں, ریہیبلیٹیشن سینٹر کے پاس جائیں, اور گوگل کے اوپر ہر چیز موجود ہے. صحیح. جی فاروق منگئی صاحب, ہم نے دیکھا ہے کہ معاشرے میں جس کام میں بھی پیسہ انوالو ہو گیا, زیادہ پیسہ آ گیا, وہ اس کو وہ بے شک نشہ ہے, وہ بے شک کوئی اور جرم ہے, وہ پروموٹ ہی ہوتا جاتا ہے. وہ اس کو بجائے روکنے کے تو وہ دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے. تو کیا ایسا المیہ ہے کہ ہم اس پر قابو نہیں پا رہے؟ دیکھیے میاں صاحب, پہلے ہم کہتے ڈرگس کارٹیل ہے, اور دنیا میں ہوتے تھے, یہ نہیں ہے کہ یہاں ہمارے پاکستان میں بڑے بڑے ڈرگ اسمگلر ہوتے تھے, اور ہم کہتے ہیں جی ان کا ایک نیٹ ہے, وہ بڑے اسمگلر سے کہ نیچے پیڈلر تک اور تقسیم کرنے والے سارے وہ جو تھے وہ مطلب منشیات فروش جو چھوٹے چھوٹے گھروں میں محلوں میں ہوتے تھے وہ کرتے تھے. اس طرح اب اگر آپ دیکھتے ہیں تو جیسے شاہ صاحب نے فرمایا, یہ جو پارٹیاں ہوتی ہے وہ تمام چیزیں آپ کو ایک ہی فلور کے نیچے مل جاتی ہے. ٹھیک, آپ کو ڈانس کا موقع بھی مل جاتا ہے, آپ کو وہاں سب کچھ ہو جاتا ہے. کیونکہ اب دیکھیں نا, آپ ایک بات بتائی, آئس جو ہے جس کو کرسٹل میتھ ہم کہتے ہیں, یہ کیوں بڑھتا ہے؟ کہ تمام چیزیں, ایک تو اس کا جو ہے نا مزاج ایک لانگ لاسٹنگ ہے دور تک, اور جو آپ ہر پارٹی میں آپ کو پہلے لوگ جو نشہ کرتے تھے نا وہ سائڈ پہ کنارے پہ بیٹھ جاتے تھے, اٹھ نہیں سکتے تھے. یہاں پہ جناب وہ ڈانس بھی کرتا ہے, کیونکہ اس میں وہ جو جیسے ڈاکٹر صاحب ڈوپامین اس کا جو ہے نا وہ
वो कहते हैं मसनूई खुशी महसूस करते हो, डांस करते हो, मिसले पुरकार मेरा कसम वाली कहानी होती है और घूमता रहता है। अच्छा, एक दूसरी चीज उसमें ये है देखिए सर, एक है नशे की तरफ रुझान, वो तो आप स्टार्ट में करेंगे। दूसरा है कि अवेलेबिलिटी बड़ी, हर जगह आपको इजीली मिल सकता है, अंडर ब्रांड भी मिल सकता है और वैसे बतौर नशा भी मिल सकता है। फिर तीसरी चीज उसमें चेक एंड बैलेंस बिल्कुल नहीं है कि ना सरकारी सतह पे कोई है, या तो हम हुकूमत पे डालते, अपनी जिम्मेदारी हुकूमत पे डालते, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी हमारे ऊपर कि अपने बच्चों का ख्याल रखो। स्कूलों में कॉलेजों में जो कुछ हो रहा है वो किसकी उस प्रीमिसेस में वो किसकी जिम्मेदारी है? वालिदैन की तो नहीं है ना, हुकूमत की जिम्मेदारी है ना। और बड़ी बात मैं आपको यहाँ एक बताऊं कि देखिए रिहेबिलिटेशन सेंटर जो है ना, ये होते हैं कि वहां पे इलाज हो। अगर आप वहां पे ऐसे लोग बैठे हो जिनको अपना तजर्बा कोई नहीं हो, और हुकूमत क्या कर रही है उनके लिए, ये हुकूमत की जिम्मेदारी है कि इस किस्म के प्राइवेट सेक्टर में जो सेक्टर है उसको फैसिलिटेट करे हर लिहाज से, ताकि उन पे बर्डन कम हो। वरना सरकारी अस्पतालों में तो कोई इलाज ही नहीं होता है, शर्म के मारे भी कोई नहीं जाता है, इनसे तो प्राइवेटली बंदा आ जाता है ना। तो ये चीजें हैं कि ये मुख्तलिफ, मैंने कहा तमाम जितनी सोसाइटी के सेगमेंट है हमें मिलकर के ये जंग लड़नी पड़ेगी। ये इसको पहले तो एक्सेप्ट करो कि ये एक जंग है, से नो टू ड्रग्स के एक नारे से इस जंग को आप खत्म नहीं कर सकते। ठीक, हाँ जी। शाह जी आप बताइएगा, सबसे तजर्बाकार आदमी है, आपका एक वसी तजर्बा है इन मामलात में, तजावीज बताएं हमारे सुनने वालों को कि ये इसमें माशरा किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकता है, हुकूमत किस तरह से अपना किरदार अदा कर सकती है, इंतजामिया का क्या रोल है, इसको इस पर मनशियात पर काबू पाने के लिए क्या काम करने बहुत जरूरी है? ये सबसे बड़े जो 3 स्टेक होल्डर है ना, नंबर 1 इज द गवर्नमेंट, सेकंड इज द पेरेंट्स एंड द थर्ड इज द टीचर। जी, ये 3 बड़े स्टेक होल्डर है। अब जब मैंने स्टार्ट में बात की थी ना, जो गवर्नमेंट है वो रियासत जो माँ का किरदार अदा करती है। देखिए मैं इस गवर्नमेंट को, जो हमारी पंजाब की सीएम साहब है, इनको मैं क्रेडिट देता हूँ, बहुत ज्यादा बड़े काम। मैं बड़े पहले वज़ीर आला साहबान को मिलता रहा, वो ड्रग्स के बारे में बात सुन के ना मुंह इस तरफ कर लेते थे। अच्छा, इस वज़ीर आला साहबा ने ये हमारी जो हमने कैंपेन मीडिया पे डे टू डे चलाते रहे, मीडिया के एंकर है उनको बैकअप करते रहे जी, उन्होंने पाक आर्मी के साथ में, सेकंड क्रेडिट पाक आर्मी को जाता है, हमारे आर्मी चीफ जो हमारे फील्ड मार्शल है उनको भी जाता है, कि जिन्होंने काउंटर नारकोटिक्स फोर्स एस्टैब्लिश की। पहला सूबा है पंजाब में। अब देखें, आपने सप्लाई रिडक्शन को कम करने के लिए एक नई फोर्स एस्टैब्लिश कर दी, बहुत अच्छा कदम। आपने सीटीडी को आपने टास्क दे दिया कि जनाब आपने ड्रग्स के लिए बंदों को नहीं छोड़ना। आपने ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस की है, मतलब गुजरावाला में मैं उस दिन केस हाईकोर्ट में लगा हुआ था, मैं पढ़ रहा था कि जनाब 100, 150, 200 के करीब आपने जो ड्रग सेलर्स हैं आपने उनकी टांगे जो तोड़ दी हैं। सर ड्रग इस तरह खत्म नहीं होगी, ये बात याद रखें। आप हमारे मुल्क में आप फिलिपाइन का मॉडल अपनाना चाहते हैं, सप्लाई को कम करने से ड्रग कभी खत्म नहीं होती, हमेशा डिमांड रिडक्शन डिमांड को कम करने से होगी। आप सप्लाई का भी काम करें, बिल्कुल हम कहते हैं जो ड्रग सेलर है वो माफी के काबिल नहीं है। इस वक्त पंजाब की जेलों में 20,000 जो सप्लाई करने वाले ड्रग जो डीलर हैं वो जेलों के अंदर है, छोटे बड़े। सबसे बड़े शहर लाहौर की जेल जो है, पिंडी की अडयाला जेल, फैसलाबाद, मुल्तान, सियालकोट की जेलें मुतासर हो रही। इसके बाद पेरेंट की पेरेंटिंग स्किल में जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड देखें, मैं आज यहाँ बैठा हूँ, अल्लाह का शुक्र है, दुनिया के बहुत से ममालिक में स्टडी की, पढ़ा, मैं सेटिस्फाइड प्रिवेंशन स्पेशलिस्ट बना, यूनाइटेड नेशन का, दूसरे इदारों का। सर जी कोई ना कोई चीज ऐसी थी जिसकी वजह से इस फील्ड में आगे सर पेरेंट की स्किल में ट्रेनिंग करवाएं, टीचर की टीचिंग स्किल में करवाएं, बच्चों को बेसिक लाइफ स्किल की, और वर्क प्लेस प्रोग्राम, कम्युनिटी के प्रोग्राम, जो एक डिफाइंड चीज है यूनाइटेड नेशन की, वो आप पूरी दुनिया में। आपने तो जनाब कहा कि ठीक है आपने सप्लाई को कम कर दिया, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं। मैं ये भी बात दोहराता हूं कि काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ने 1 साल के दौरान 24 टन पकड़ी है ड्रग्स पूरे पंजाब में, और उनका नेटवर्क डिस्ट्रिक्ट लेवल तक चला गया। एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने, जो हमने फरवरी में या एंड में या मुझे याद है मार्च में जो एनुअल ड्रग बर्नी सरमनी होती है, उसमें 34 टन पंजाब जो एंटी नारकोटिक्स फोर्स ने उसने पकड़ के वो जलाई। अब देखें आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टनों के हिसाब से हमने ड्रग्स पकड़ी है, जलाई तलब की, लेकिन कम क्यों नहीं हो रही? कम इसलिए नहीं हो रही सर, बड़ी बदकिस्मती लाहौर शहर की है नहीं यार, जहां
ड्रग डिस्क के लिए एक बेड अवेलेबल नहीं है, उसके लिए आपने 1 रुपया नहीं रखा, तो फिर हम ये दावे करें जी हम ड्रग सप्लाई खत्म कर देंगे और डिमांड उस तरह रहेगी, उस तरह रिजल्ट नहीं निकलेगा। थोड़ा सा मुझे भी तजर्बा है क्राइम रिपोर्टिंग का। हमने देखा है कि किसी अगर इलाके में कोई जुर्म हो रहा है ना, तो वो, और खासकर ये अखलाकी जराइम जो हैं, वहाँ पुलिस के अमल दखल के बगैर मुमकिन ही नहीं है कि कोई अखलाकी जुर्म जो है ना वो सरजद हो सके। तसलसल के साथ जहाँ इस किस्म के कार्रवाइयाँ होती हैं या सरगर्मियाँ हो रही हैं, उसके पीछे कहीं ना कहीं जो है वो पुलिस की पुष्टपनाही हासिल होती है। तो क्या इतना कुछ हुकूमत के करने के बावजूद आप समझते हैं कि आज भी मनशियात फरोशी या मनशियात के इस्तेमाल में मुतलका थाना जो है इन्वॉल्व होता है? अभी रवां साल की 6 महीने की रिपोर्ट अभी 1 वीक पहले पंजाब पुलिस ने जारी की है, जो पंजाब पुलिस का ऑफिशियल पेज है, उस पर आप देख सकते हैं। तकरीबन नियर अबाउट 25,000 केस रजिस्टर्ड हुए हैं। अच्छा। 25,500 और 25,000 लोगों को पकड़ा है उन्होंने, अंदर किया है। तो सेकेंडली आप देखें, एक नई जो काउंटर नारकोटिक्स फोर्स बनी है, उन्होंने 1 साल में 24 टन पकड़ी है। तो अब मैं समझता हूं कि इस फोर्स के बनने से ना जितनी लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी दूसरी है उनमें काम करने के ना रुझान में इजाफा होगा। अब देखें, यही जो 24 टन पकड़नी थी, पुलिस ने पकड़नी थी ना, एएनएफ के अलावा। एएनएफ के पास तो इतनी क्या कहते हैं, उनके पास फोर्स नहीं है। उनके पास तकरीबन 400-500 बंदा है पूरे पंजाब में, उनके 3 पुलिस स्टेशन है, और उसके बाद उनकी स्ट्रेंथ बॉडी कम है। तो अब पुलिस की स्ट्रेंथ इतनी है, अब जो काउंटर नारकोटिक्स फोर्स है 2000, वो अब डिस्ट्रिक्ट तक उन्होंने अपने ऑफिस बना लिए। तो सर बात यह है कि अदारे जब अब पकड़ में आपस में इनकी ना एक अच्छी, मैं समझता हूं, कंट्रीब्यूशन होगी, काम करने की सलाहियत में इजाफा। हम अदारों पे मैं तो कभी नहीं इल्जाम लगाता किसी पे भी कि जनाब ये अच्छा काम नहीं करता है, ये अच्छा नहीं। देखें मियां साहब, मैं एक बात को जानता हूं जो मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से देखी है, जो इस चीज को खत्म करना चाहते थे ना, या इस चीज को खत्म करने के रखवाले थे, आज आप जाके उन्हीं के घरों, मुझसे पूछे स्टोरियां मैं बताने के लिए, सर आज उन्हीं के घरों में देखे उन्हीं के बच्चे नशा कर रहे हैं। ठीक हो गया शाह जी, ये बहुत बड़ा अलमिया है जी। डॉक्टर इमरान बलोच साहब, हमें ये बताइएगा, क्योंकि प्रोग्राम में वक्त बहुत कम रह गया, 2-2 मिनट हैं आपके पास, ये बताइएगा कि कितना फीसद चांसेस होते हैं जो आपके पास बहाली सेंटर में आ जाए, उसको नशे से निजात के कितने चांसेस होते हैं, और इसके लिए इससे निजात के लिए क्या बुनियादी जो है वो अवामल दरकार होते हैं कि बंदा ये छोड़ सके? इसके जितने भी अच्छे रिहैबिलिटेशन सेंटर होते हैं मियां साहब, वहां पे इस चीज को एक्सरसाइज किया जाता है कि जो रिकवरी है उसको 100% पे उसके चांस बनाए जाए। रिकवरी सिर्फ मॉलेज की हद तक महदूद नहीं रहती, इसमें 3 स्टेक होल्डर्स का एक पेज पे लेके आते हैं, जिसमें नंबर 1 पेरेंट्स होते हैं, नंबर 2 जो उसके मॉलेज है वो है, नंबर 3 पे वो जो एडिक्ट बच्चा है उसको वो। इसमें 2 स्टेक होल्डर्स का स्पेशली एक पेज पे होना बहुत जरूरी है, लव वंस, डॉक्टर्स का। और फिर पेशेंट को जब रिकवरी के लिए लेके आते हैं तो इसमें डिजीज कॉन्सेप्ट से लेके रिलैप्स प्रिवेंशन प्रोग्राम है जो दिया जाता है। सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपने उसको मेडिसिन दी और लिटा दी, अल्लाह खैर सल्ला, ऐसा नहीं है। अंदर पूरा एक मॉडल है जिसमें उसको साइको एजुकेट किया जाता है, जिसमें उसको ग्रुप सेशंस में बिठाया जाता है, जिसमें उसको फैमिली काउंसलिंग में बिठाया जाता है। फैमिली में भी डायग्नोज बनाया जाता है कि पेरेंट्स में से कौन से लोग हैं जो अनेबलर का रोल अदा करते हैं, कौन से लोग हैं जो उसको प्रोवोक करते हैं नशा लेने में। बहन भाइयों में कोई ऐसी पर्सनैलिटी तो नहीं जो उसको प्रोवोक करती हो या बार बार उसको इंसिस्ट करती हो किसी चीज के ऊपर। तो ये अच्छे रिहेबिलिटेशन सेंटर है, वो 100% रिकवरी के ऊपर काम करते हैं। बट रिसर्च ये कहती है कि ये रिलैप्सिंग डिजीज है, इसमें रिलैप्स होने के चांस भी होते हैं। बट अगर आप अच्छी जगह से ट्रीटमेंट करवाते हैं, आप अच्छे तरीके से उस डॉक्टर और रिहेबिलिटेशन सेंटर के साथ पूरा जो उसका फॉलोअप कंसेप्ट है, मुकम्मल ट्रीटमेंट है, इनके ऊपर काम करते हैं, तो इसके 100% चांस है कि पेशेंट रिकवरी में रहते हैं। हमारे बहुत से पेशेंट हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह एक शानदार जिंदगी की तरफ बढ़ रहे हैं। जी फरूक बंगई साहब, माशाल्लाह आपको भी बड़ा तजर्बा है सारे मामलात का। क्या समझते हैं किस तरीके से इसको मिनिमाइज किया जा सकता है, नशे की लत से और इसकी जो अवेलेबिलिटी है उससे किस तरह से छुटकारा? देखिए, ये सोसाइटी इसको जो है ना जंग समझ करके पहला तो जिम्मेदारी उठाई।
ٹھیک ہے. हुक्मरानों की अपनी ड्यूटी है और माँ बाप की डोमेस्टिक जो हमारी जिम्मेदारियां हैं, तमाम को जिम्मेदारियां पूरी करनी पड़ी. ठीक है. देखिए हमारे पास इस वक्त कोई जो डाटा है वो हम शेयर नहीं कर सकते, शाह साहब को पता है, क्योंकि अगर हम वो बढ़ता हुआ मतलब है कि जो शरह है जो उनकी बढ़ती हुई वो इस वक्त हम दे कह सकते हैं जी, कह सकते हैं 1 करोड़ बंदा है, कह सकते मैं हैं बताता हूँ 1 करोड़ बंदा ना, है. हमारे पास 2013 के बाद हम प्लस करते हैं, 2013 के बाद जो है ना हमारे पास इतना सर्वे कोई नहीं हुआ. लेकिन देखिए 43 लाख जो है वो हाई रिस्क इस वक्त असिस्टेंट पे आपके पास, क्यों ऐसा है ना. अच्छा, जिनको जरूरत है. अब ये देखिए अगर हम ये बताएं तो कहेंगे कि आप तो आईटी माहिरीन के बजाय नशाई पैदा कर रहे हैं मुल्क में. तो इसके लिए हमारी जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी सबको उठानी पड़ेगी, घर वालों को भी. लेकिन मैं एक बात दोबारा बताना चाहता हूँ कि जो रिहेबिलिटेशन सेंटर है जहाँ डॉक्टर बैठे, हुकूमत को चाहिए कि उनको भी फैसिलिटेट करें, क्योंकि वो इस माशरे की जंग लड़ रही है. सही. बहुत शुक्रिया फरूक बंगई साहब, सैयद जुल्फकार साहब और डॉक्टर इमरान बलोच साहब आपका गुफ्तगू करने के लिए. नाज़रीन, यकीनी तौर पर ये एक बहुत बड़ा माशरती मसला है और चूंकि सेहतमंद माशरा जो होता है वो ही मुल्क की तरक्की का ज़ामन होता है और हमें अपने बच्चों को सेहतमंद सरगर्मियों की तरफ राग़िब करना है और इसके लिए जो है वो पूरा माशरा ज़िम्मेदार है, क्योंकि ये अगर किसी एक महल्ले में, किसी एक घर में कोई नशई है ना, तो वो पूरा इलाका जो है वो उससे मुतासर हुए बगैर नहीं रह सकता. तो लिहाजा ये हम सब का फर्ज है कि हम इस लत में पड़ने से अपनी नई नस्ल को बचाएं. इन्हीं अल्फाज के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे. प्रोग्राम देखने के लिए बहुत सारा शुक्रिया. इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफिज़.